टेंसर फ्लो स्टार्ट करने लगे हैं आज हम। और टेंसर फ्लो आप सबको आइडिया है कि डीप लर्निंग की सबसे फेमस लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरीज की बात भी करेंगे आज, लेकिन इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। और उसमें सबसे पहले तो देखो, कोई भी लाइब्रेरी है ना, उसकी एक अपनी वेबसाइट होती है जहाँ पे उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, यानी उसमें से आपने एट्रीब्यूट्स को, फंक्शंस को लिखना किस तरह से है, वहाँ सारे सिंटैक्स मौजूद होते हैं। ठीक है, हमने बात की सीबॉर्न की, मैटप्लॉटलिब की, नमपाई की, पांडास की, तो हर किसी की .org करके एक लाइब्रेरी होती है। तो इसी तरह से tensorflow.org भी एक लाइब्रेरी की अपनी वेबसाइट है जहाँ पे उसका सारा सिंटैक्स मौजूद होगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाओ और सिंटैक्स में कोई मसला आ रहा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अच्छा, और इंस्टॉल कैसे करनी है? बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो एनाकोंडा आपका यूज़ कर रहे हो उसमें जुपिटर नोटबुक में ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं है। जिन्होंने कर ली अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की है तो इसको आप पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करके इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट, या फिर जुपिटर नोटबुक से डायरेक्ट भी हो जाती है। ठीक है, और TF यानी इसका सिंबल बेसिकली इस तरह से बनता है, और इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। बेसिकली हमने जो न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े हैं उसमें क्या कर रहे थे हम, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ही हो रही थी ना, लेकिन कम्प्लेक्स लेवल की। तो बेसिकली इसी काम के लिए बनी है, फास्ट है इसलिए यूज़ होती है। और अच्छा देखो, हमने जो एक बेसिक न्यूरॉन बनाया था वो यूजिंग नमपाई बनाया था, उसमें हमने टेंसरफ्लो यूज़ नहीं की थी। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि आप डायरेक्ट नमपाई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास टेंसरफ्लो में बिल्ट इन चीज़ें मौजूद हैं, हमने डायरेक्ट उनको यूटिलाइज़ करना है। हमने ज़ीरो से एक एक वेट्स या एक एक बाइसिस को बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें आप क्या करोगे, आपके पास मेन डाटा आएगा, उसमें आपने क्या करना है, बताना है कि इतनी हिडन लेयर बना दे, इतनी इनपुट लेयर बना दे और इतनी आउटपुट लेयर बना दे, डिपेंडिंग अपॉन डाटा। और इसमें ये वाला फंक्शन लगाए, इसमें ये लॉस फंक्शन लगा दे, और ये वाला ऑप्टिमाइज़र लगा के आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा इसका एक हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमारे पास GPU अवेलेबल है। अब GPU का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जब ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम में लगा होता है ना, तो ग्राफिक कार्ड से आपकी सिस्टम की स्पीड और बाकी कॉम्पिटिशन्स फास्ट हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि ग्राफिक कार्ड इज़ आल्सो कॉल्ड अ गेमिंग कार्ड, क्योंकि जो गेम्स हमारी बनी होती है ना, वो कम्प्लेक्स एल्गोरिदम पे बनी होती हैं, और उनको रन करने के लिए आपको हैवी मशीनरी चाहिए होती है। और ग्राफिक कार्ड की सूरत में आपको जो है वो एक्स्ट्रा कोर्स मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने CPU में हम सुनते हैं ना कि ये क्वाड कोर है, ये डुअल कोर है, ये इसमें इतने कोर हैं। तो जो आपका GPU होता है बेसिकली वो भी एक प्रोसेसर ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कोर्स की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो आपकी जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट लेवल पे ले जाता है। तो इसी तरह से इस टेंसरफ्लो में हमारे पास GPU फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसके ज़रिए भी हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में GPU यहाँ मौजूद नहीं है, तो उसमें तो हम डायरेक्टली जो है वो CPU को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेकिन फैसिलिटी अवेलेबल है। एक मॉडल आपका आधे घंटे में ट्रेन हो रहा है, तो GPU में वो 5-10 मिनट में ट्रेन हो जाएगा। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो ये फैसिलिटी आपको टेंसरफ्लो में मिलती है, नमपाई में नहीं मिलती ये चीज़। तो इसी वजह से टेंसरफ्लो का जो ग्राफ है वो काफ़ी हाई जा रहा है। अच्छा, अब इसके अलावा बनाई किसने थी? गूगल ने बनाई थी। गूगल का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को बनाया था और इसको ओपन सोर्स रख दिया ताकि और लोग भी इसको यूटिलाइज़ कर चुके हैं। आज के दौर में कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो टेंसरफ्लो यूज़ कर रही है, मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास पेपॉल, बहुत फेमस कंपनी है, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसको? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। जैसे पाकिस्तान में अक्सर लोगों को फ़ोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना है आपने, या इस तरह से कोई स्कीम हम चला रहे हैं, तो वो बेसिकली इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं यूजिंग टेंसरफ्लो। और उन्होंने एक AI बेस्ड सिस्टम बनाया हुआ है, और उसके अंदर आपकी वो टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी चल रही है। इसके अलावा आपके पास इंटेल अपने वो प्रोसेसर में जो है वो उसमें कुछ AI बेस्ड चीज़ें लेके आए हैं। अब जो लेटेस्ट आपका 13 जनरेशन का प्रोसेसर आ गया मार्केट में, उसमें उन्होंने AI भी इंट्रोड्यूस करवा दी है कि एफिशिएंसी कोर और परफॉर्मेंस कोर को अलग अलग कर दिया है। कि एफिशिएंसी कोर जो है वो आपके जो है तब काम करेंगे जब आपका नॉर्मल यूजेज हो रही होगी, आपने कोई वीडियो देखनी है, आपने ब्राउजिंग करनी है। परफॉर्मेंस कोर उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब आपने कोई हाई लेवल टास्क करना है, आपने फोटोशॉप करना है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है। तो इससे होता क्या है, इससे प्रोसेसर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसा ही है ना, देखो जब आप अपने जो कोर है आपका जो बेसिकली CPU होता है उसको फिजिकली तो डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसको वर्चुअली डिवाइड करोगे कोर्स में, और उस कोर पे भी AI लगा दोगे कि इसमें परफॉर्मेंस कोर ये हैं और एफिशिएंसी कोर ये हैं, और अपने अपने टाइम पे वो एक्टिवेट होंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पावर कम ड्रॉ करेगा। तो ये फ़ायदा होता है इन चीज़ों में। एनवीडिया
एनवीडिया बेसिकली जीपीयू बनाता है, ग्राफिक कार्ड बनाता है, जो कि गेमिंग करने के लिए यूज़ होते हैं और बाकी काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो भी इसको अपने सिस्टम में यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इसका एक और है कि बेसिकली जो ग्राफिक कार्ड की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो टेंसर फ्लो सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया जो कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड बना रही है वही यूटिलाइज कर सकता है। यानी किसी के पास AMD का CPU है या AMD का प्रोसेसर है, AMD का जो है ग्राफिक कार्ड है, वो इस लाइब्रेरी को एज अ GPU नहीं यूज़ कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया वाला ही यूज़ कर सकता है। तो इसकी बस ये लिमिटेशन है। और इसके अलावा उबर वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में। जो रिकमेंडेशन होता है कि ये रूट, समटाइम्स हम क्या करते हैं जब हम उबर बुला रहे होते हैं ना, तो आप देखो कि आपने टाइप नहीं किया कि मुझे फलाना किसी लोकेशन पे जाना है, तो वो समटाइम्स सजेशन आपके रेलेवेंट आना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे जो है वो उबर भी इसको यूटिलाइज कर रहा है किसी हद तक, और कोका कोला कंपनी वाले भी यूज़ कर रहे हैं। अब ये किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ये अपनी मार्केट सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेंसर फ्लो में हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और रिग्रेशन भी कर सकते हैं। और जब मार्केट सेल्स की बात आती है, प्रिडिक्शन ऑफ प्राइस ऑफ सेल्स, तो वहाँ पे रिग्रेशन भी यूज़ हो सकती है। तो कोका कोला इस सेंस में यूज़ कर रही है कि अपने वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाना है। और ड्रॉपबॉक्स, अगर आपको आइडिया हो, ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड सर्विस है, उसमें बेसिकली जो है वो हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि गूगल ड्राइव होती है, जैसे कि वन ड्राइव होती है। इसी तरह से ड्रॉपबॉक्स भी एक फैसिलिटी है, वो भी इस काम को जो है वो ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और स्नैपचैट तो सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से फ़िल्टर लगा के बाकी सब चीज़ें, स्नैपचैट भी इसको यूज़ कर रहा है। GE हेल्थ केयर, जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थ केयर वाले, यानी जो हॉस्पिटल्स में मशीनें यूज़ होती हैं, MRI, CT स्कैन और जितने भी आपके पास अल्ट्रासाउंड वगैरह की मशीनें यूज़ होती हैं, उसमें भी जो है वो इसकी स्कैनिंग के लिए, इमेज स्कैनिंग के लिए टेंसर फ्लो को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक वाले ही यूज़ कर रहे हैं, और बाकी कंपनीज़ भी हैं, तोशिबा हो गई, कैनन हो गई, वो लोग नहीं यूज़ कर रहे इसको, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज़ हैं, इन कामों में यूज़ हो रहा है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए टेंसर फ्लो की, तो ये बेसिकली नाम से ही लग रहा है कि दो चीज़ों को मिला के बनाई है, टेंसर और फ्लो। टेंसर का मतलब होता है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स सबने पढ़े हुए हैं। और यानी अगर हम फर्स्ट करो, मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो वो दैट्स थिंग इज आल्सो कॉल्ड अ टेंसर, ठीक है। और फ्लो मतलब फ्लो चार्ट, जो आपका एक फ्लो चार्ट होता है, आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, उसका एक फ्लो चार्ट होता है कि ओपन होगा, फिर इसमें लूप लगेगा, और वो उस बेसिकली वहाँ से इन दोनों टेंसर फ्लो ने एक, आप कह लो कि इंस्पिरेशन ली है कि टेंसर और फ्लो को जोड़ दिया है, ठीक है। और बेसिकली इसमें आपके मैट्रिसेस ही यूज़ हो रहे होते हैं, आपकी पिक्चर भी होती है ना। सिंपल, अगर आपकी एक फ़ोटो है, उस फोटो के पीछे भी आप क्या होता है, बेसिकली आपकी एक अरे होती है, एक टेंसर होता है, एक मैट्रिक्स होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि इसके पीछे ये सारी वैल्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे एक एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का भी कोड होता है। जैसे कि हमने वैसे ओपन सीवी नहीं पढ़ी यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूँ आगे जाके, कि 0 से लेकर 255 तक वैल्यूज़ होती हैं किसी भी कलर की। यानी अगर हम RGB कहते हैं ना, कि हमारा जो एक कलरफुल पिक्चर होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB पिक्चर में हमारे पास, इसका थोड़ा सा आइडिया लेंगे आगे जाके जब हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़नी है ना, तो इस हवाले से परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। अभी सिर्फ इतना समझो, आपके पास कोई भी पिक्चर होती है ना, उस पिक्चर में कलर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर आपके पास लेट्स से कि ग्रे कलर है, तो ग्रे कलर की जो वैल्यू होती है वो होती है 150, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक है, वाइट है, तो उसकी भी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। तो वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ बेसिकली वो सारी मैट्रिसेस में यूज़ हो रही होती है और आपकी एक पिक्चर बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे मजीद करेंगे थोड़ा सा डिस्कस। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि टेंसर फ्लो के पीछे टेंसर्स चल रहे हैं, यानी मैट्रिसेस ही चल रहे हैं एक तरह से। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। गूगल ने इसको बनाया, और गूगल ने पहले इनिशियली बनाया था अपने कामों के लिए, आज भी यूज़ कर रही है। गूगल की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, आपके पास Gmail है, गूगल ड्राइव है, google.com उसका सर्च इंजन है। सर्च इंजन में कैसे यूज़ हो रहा है, सर्च इंजन में आप टाइप करते हो, अगली रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है। आप 2-3 वर्ड ही लिखते हो कि आगे आपके पास जो है बाकी रिकमेंडेशंस जो है ना उसकी आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर टेंसर फ्लो यूज़ हो रही है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था कि कहाँ यूज़ हो रही है, कैसे, किसने बनाया और क्या मतलब है इसका। तो आगे बात करते हैं कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। फीचर्स में सबसे पहले लिखा है लार्ज कम्युनिटी। कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स इसके बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, इसलिए थोड़ी सी ये काफ़ी फेमस है। और क्यों फेमस है कि मल्टीपल जो न्यूरल नेटवर्क जो है ना पैरेलल में एक साथ ट्रेन कर देती है, इसमें प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये वजह है। और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब मार्केट में कोई चीज़ आती है ना, तो उसकी कंपटीशन में काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो इसके कंपटीशन में सबसे पहले तो आया था केरास। केरास भी एक लाइब्रेरी है, लेकिन हुआ क्या,
टेंसर फ्लो का मुआहदा हो गया केरास वालों के साथ, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे करीम को उबर ने अडॉप्ट कर लिया, पता है ना सबको इस बात का, एक करीम जो है वो उबर को सेल हो चुकी है। इसी तरह से केरास जो एक लाइब्रेरी थी उसकी सारे फंक्शंस अब टेंसर फ्लो में आ गए, और आप देखोगे आगे जाके हम इसी तरह से यूज़ करेंगे टेंसर फ्लो डॉट केरास, यानी उसका एट्रीब्यूट बन चुका है वो। तो अब तो वो कंपटीशन से बाहर हो गया, ठीक है। अब कौन सा आगे है, पाई टॉर्च। पाई टॉर्च एक लाइब्रेरी है जो सेम काम करती है जो आज करने लगे हम, तो वो भी एक इसका कंपटीशन है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है इसका। और CNTK एक लाइब्रेरी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, वो भी इसका स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। और एक नेक्स्ट लाइब्रेरी है जो कि इसका अनदर एक कंपटीशन है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इसको ख़तरा इससे है, पाई टॉर्च से, ठीक है। क्योंकि इन दोनों की ना अप डाउन होती रहती है कि कभी वो ज़्यादा फेमस हो जाती है, कभी ये थोड़ा सा, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स जिसके ज़्यादा होते हैं ना उसकी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी ज़्यादा फेमस है और कौन सी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा ना डिफरेंस देखते हैं तीनों में, कि सबसे पहले टेंसर फ्लो की बात करेंगे, केरास की बात करेंगे और पाई टॉर्च की बात करेंगे। केरास बेसिकली एक हाई लेवल प्लस लो लेवल API है। API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए आसान सी मिसाल दूंगा मैं, उबर है। उबर में जब आप उबर करवा लेते हो ना तो आपको वो पूरा मैप शो हो जाता है कि आप यहाँ जा रहे हो, ड्राइवर आने वाला है, कितनी दूर है, उसका सारा कुछ वो कैसे यूज आपको शो करवा रहा है। उसने कोई अपने सिस्टम में कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया, उसने गूगल के जो मैप्स हैं उनको यूज़ किया है। तो वो गूगल का मैप उबर में एज एन API यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। किसी और की फंक्शनैलिटी अपने सिस्टम में यूज़ कर लेना इस कॉल्ड API। आसान सी मिसाल यही है इसकी, ठीक है। उबर यूज़ कर रहा है गूगल मैप्स को एज एन API, ठीक है। तो API का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे की चीज़ को अपने सिस्टम में यूज़ करना, दिस थिंग इज कॉल्ड API, ठीक है। तो हाई लेवल भी यूज़ हो रही है, इस पर लो लेवल भी यूज़ हो रही है। और सिर्फ केरास में हाई होती थी और पाई टॉर्च में सिर्फ लो लेवल होती थी, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी अभी ये फेमस जा रही है और लार्ज डाटा सेट को आसानी से जो है वो टैकल कर लेती है। इसमें केरास में ये था कि स्मॉल डाटा सेट यूज़ होते थे, लार्ज पे थोड़ा सा ये फंक्शनैलिटी लूज हो जाती थी इसकी। और इसके अलावा पाई टॉर्च की अगर बात करें तो पाई टॉर्च में भी लार्ज डाटा सेट यूज़ हो सकते हैं। फास्ट है, केरास थोड़ी सी स्लो थी और इसमें पाई टॉर्च भी जो है वो फास्ट है। इसके अलावा परफॉर्मेंस उसकी हाई है, केरास की परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो थी और पाई टॉर्च की परफॉर्मेंस भी क्या है, हाई है। और देखा जाए तो अब केरास का कंपटीशन तो ख़त्म हो गया है क्योंकि इसकी सारे फंक्शंस इसने अडॉप्ट कर लिए हैं। तो मेनली देखा जाए तो इसका मेन कंपटीशन अब कौन है, पाई टॉर्च, ठीक है। तो ये भी एक लाइब्रेरी है, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। उन्होंने हमें ऑप्शन दी थी आपके नैपटेक वालों ने कि आप इन तीनों में से कोई सा एक यूज़ कर लें। मुझे ये लगा कि टेंसर फ्लो यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इसके पास केरास के फंक्शन भी आ गए। और पाई टॉर्च जो है ना, उसका एक वजह ना यूज़ करने की ये है कि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना रियल लाइफ के या आगे जाके, तो वहाँ पे पाई टॉर्च सिर्फ सीखने की गरज तक अभी चल रही है, ठीक है। मतलब सीखना है अपने डीप लर्निंग को तो उस लेवल पे। लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जहाँ पे पाई टॉर्च फेल हो जाती है तो उस वक्त हमें टेंसर फ्लो काम आती है। तो इसलिए मैंने टेंसर फ्लो को चूज़ किया था यहाँ पे, ठीक है। आगे चलें, आगे एक एग्जाम्पल करते हैं हम ताकि थोड़ा सा समझ आए कि न्यूरल नेटवर्क्स बनते किस तरह से हैं और हमने टेंसर फ्लो को कैसे लेके चलना है। तो अभी दो ही प्रॉब्लम होती है हमारे पास, एक होती है रिग्रेशन की, एक होती है क्लासिफिकेशन की। रिग्रेशन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है और ज़्यादातर रिग्रेशन की प्रॉब्लम ना हमें मशीन लर्निंग से हम सॉल्व कर लेते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं आता। प्रॉब्लम ज़्यादा आता है आपके पास क्लासिफिकेशन में क्योंकि उसमें इमेजेस आ जाती हैं और कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम आ जाते हैं। तो मैंने क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे चूज़ की है और उसके लिए सबसे पहले मैंने एक रैंडम फंक्शन लिया है, मतलब रैंडम डाटा सेट है। मैंने कहीं से कोई CSV फाइल नहीं ली, ना कोई पिक्चर्स ली हैं। कल इंशाल्लाह हम पिक्चर्स पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल क्या बात करते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी प्रोग्रामिंग में, वो आपको पता है शुरू से कि आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होनी है। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज सेम है, जैसे कि टेंसर फ्लो को आपने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, आप कोई और शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो। नमपाई को आपको पता है ऑलरेडी, पांडास भी पता है, सीबॉर्न भी आपको पता है, मैटप्लॉटलिब भी आपको सबको आइडिया है इसका। अब इसके अलावा आपने एक काम और करना है कि टेंसर फ्लो का एक सब मॉड्यूल जो इसने इसको अडॉप्ट किया था उसको इस तरह से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट केरास, ठीक हो गया। और उसके बाद इन दोनों का आपको आइडिया है कि ये बेसिकली जो है sklearn की लाइब्रेरी है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। और ये जो डाटा सेट है ना, बेसिकली जो मैंने एक डाटा सेट लिया है मेक मून्स, मून्स मतलब चांद, ठीक है। तो sklearn लाइब्रेरी में एक डाटा सेट होता है मेक मून्स का,
ठीक है, इसमें बेसिकली ये एक बाइनरी डाटा सेट है, यानी इसकी दो आपके पास क्लासेस होती हैं और इसमें आप नंबर ऑफ सैंपल्स खुद से दे सकते हो। मतलब इसको हम कोई डाटा फ्रेम की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, हम सिर्फ क्या करेंगे, इस डाटा सेट को इंपोर्ट करेंगे और नंबर ऑफ जो सैंपल्स हैं वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसमें सैंपल्स क्या होते हैं, उसकी रोज की तादाद, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला डाटा सेट एक रैंडम डाटा सेट है, जैसे हमने पांडास में random.rnd यूज़ किया था ना, और उसमें आगे जाके नंबर ऑफ रो, जैसे आपने अभी कल ही पेपर में 5x5 का रैंडम डाटा सेट बनाया है, ठीक है। तो वो रैंडम ही डाटा सेट है, लेकिन इस डाटा सेट का नाम उन्होंने रख दिया कि इसमें दो तरह के अलग अलग चांद बन रहे होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम लाइब्रेरी, उसके बाद आपने x और y यहाँ पे डिनोट कर दिया कि x और y ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। मेक मूव्स उसका नाम है और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद देनी है। मैंने इस केस में 1000 सैंपल्स लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 2000 भी ले सकते हो, 3000 भी ले सकते हो। और ये एक बाइनरी क्लासिफिकेशन का डाटा सेट है क्योंकि इसकी दो क्लासेस हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर ये स्टेप सबको पता है कि हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डाटा को स्प्लिट किया है, एक्स वाई ये सेम चीज़ है, और आगे टेस्ट साइज हमारे पास यहाँ कितना है, 10%। और अगर 10% टेस्ट है तो बाकी 90% ट्रेनिंग होगा। और इसकी लेंथ चेक करनी है तो लेंथ इस तरह चेक कर सकते हैं हम। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि अगर 1000 हैं तो 900 आपके ट्रेनिंग हो जाएंगे और 100 आपके टेस्टिंग हो जाएंगे। इसी तरह से आपके वाई के भी सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद ना, जब आपके पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग आप डिक्लेयर कर देते हो कि ये ट्रेनिंग हमारा डाटा है, ये टेस्टिंग लेवल्स है हमारे, उसके बाद मशीन लर्निंग में क्या होता था, सिंपल हम मॉडल फिट कर देते थे बस। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे फीचर्स न्यूरल नेटवर्क निकाले, हमने कुछ नहीं बताना उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। मेथड 1 और मेथड 2 मैंने यहाँ लिखा है। पहला मेथड है यूजिंग UDF, यूजर डिफाइन फंक्शन। मुझे ये वाला ज़्यादा आसान लगता है, अब आपकी मर्जी, आपने कौन सा यूज़ करना है। पहले इसको डिस्कस करते हैं कि उसमें आपने क्या करना है। डेफ एक फंक्शन है, उसमें एक आपने बनाना है, नाम देना है उसको मॉडल को। मैंने कह दिया बिल्ड मॉडल, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और आगे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। उसके बाद आपने क्या करना है, मॉडल, इस मॉडल का नाम भी खुद से दे सकते हो, मैंने मॉडल लिखा है। और उसके बाद केरास यूज़ किया। केरास क्या है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था। और उस केरास का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है सीक्वेंशियल, उसको आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी ब्रैकेट लगानी है और एक सबसे बड़ी ब्रैकेट लगानी है। उसके बाद आपने लेयर्स डिफाइन करनी है। ये लेयर्स डिफाइन करना ना आपके हाथ में, 4 कर लो, 5 कर लो। मैंने बताया था कि लेयर्स डिसाइड करती हैं कि आपने ट्रेनिंग कितनी करवानी है। स्कूल पढ़ना है, साथ में एकेडमी में पढ़ना है, फिर रात को ट्यूशन भी जाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, इनपुट लेयर होती है। ये तो डिसाइडेड होगी कि इसमें कितने हो सकते हैं। हमारे पास 2 हैं इनपुट्स, एक्स और वाई, तो हमने बेसिकली यहाँ 2 लिख दिया। इनपुट मल्टीपल फॉर्म में, 2D फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1D फॉर्म में है, तो हमने सिंपल 2x की फॉर्म में लिखा है और जो y वाली वैल्यू है उसको खाली छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक इनपुट लेयर बनाई है, एक इनपुट लेयर बना ली जिसमें 2 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, आगे हिडन लेयर बनानी है। अच्छा, हिडन लेयर बनाना ज़रूरी भी है, नहीं भी है। मैं इस लेयर के बाद अगर डायरेक्ट ये लेयर बना दूंगा ना, आउटपुट लेयर, तब भी सही है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग कम होगी। ट्रेनिंग कम होगी तो हो सकता है एक्यूरेसी कम आए, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ हिडन लेयर्स मेरे पास आए, ठीक है। डाटा सेट बहुत बड़ा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लेयर बनाऊँगा। लेयर कैसे आएगी, केरास डॉट लेयर, उसका अब ये सब एट्रीब्यूट बनते जा रहे हैं। मेन एट्रीब्यूट, उसका सब एट्रीब्यूट, उसका सब एट्रीब्यूट डेंस। डेंस का मतलब कि ये वाली लेयर इस लेयर से डेंसली कनेक्टेड होगी, ठीक है। यानी हर न्यूरॉन की आउटपुट अगली लेयर के हर न्यूरॉन पे जा रही है। डेंस का मतलब यही होता है, ठीक है। और उसमें मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू 8। ये 8 होता है नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 64 ले लो, 32 ले लो, लेकिन कोशिश किया करो 2⁻⁴ की फॉर्म में लिया करो। अलग भी ले सकते हो, वो मना नहीं करेगा आपको, लेकिन कोशिश किया करो ये 2⁻⁴ की फॉर्म में लिया करो, ठीक है। मैंने ज़्यादा बड़ा डाटा सेट नहीं, मैंने कह दिया 8 न्यूरॉन्स बहुत है। अगर आपके पास डाटा सेट बहुत बड़ा है, 50,000, 60,000, 1 लाख, तो उसमें फिर आप ये कि 512 ले लो या 256 न्यूरॉन्स ले लो सेकंड लेयर में। लेकिन डाटा सेट छोटा है, 1000 सैंपल्स का है, तो मैंने क्या किया, सिंपल 8 न्यूरॉन्स बहुत है। आप इसको वेरी करके भी देख सकते हो अपने पर्पस के लिए कि आप यहाँ लिख दो 16,
32, 64 कुछ भी लिख लो, ठीक है। उससे अब न्यूरॉन्स बढ़ाने से क्या होता है, न्यूरॉन बढ़ाने से आपके ट्रेनिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैंने लिए अपनी मर्जी से 8 न्यूरॉन, और मैंने क्या बताया था आगे, एक्टिवेशन फंक्शन देना होता है। और अभी मैं कहता हूँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है, तो मैंने क्या दे दिया, रेलू, ठीक है। अच्छा, ये कल पढ़ाए थे, हमने डिस्कस किए थे। अब अगली लेयर की बात आती है, मैं कहता हूँ कि 2 लेयर और बनानी चाहिए ताकि ट्रेनिंग अच्छी हो जाए। तो एक लेयर और बना दी, सेम तरीका है, यहाँ पे 4 न्यूरॉन ले लिए। अब ये न्यूरॉन की तादाद कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये भी आप ही के ऊपर है। पहले में मैंने 8 ली, पहले अगले में मैंने 4 ले लिया, लेकिन 2 की फॉर्म में। मैं यहाँ पे भी 8 दे सकता था और उसने मना भी नहीं कर रहा था। अब वो डिपेंड करता है कि आपने ट्यूशन में 5 घंटे लगाने, 4 घंटे लगाने। यहाँ पे भी 4 घंटे लगाए, सुबह स्कूल में 8 घंटे लगाए, ट्यूशन में भी 8 घंटे लगा लिए, अकेडमी में 8 घंटे लगा लिए, मना नहीं है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रेनिंग पे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है कि अगली लेयर में 4 देने, 8 देने, इट्स टोटली अप टू यू, हिट एंड ट्रायल होता है ये। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 न्यूरॉन्स दिए, 4 न्यूरॉन्स आ गए। मैंने इसको भी कह दिया कि ये डेंसली कनेक्टेड है, यानी हर लेयर की आउटपुट पिछली लेयर के हर न्यूरॉन से अटैच है। और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, अगेन हिडन लेयर चल रही है ना, तो हिडन लेयर पे रेलू लगा दो, ठीक है। और उसके बाद अगली लेयर बनाई दोबारा एक और हिडन लेयर, 2 न्यूरॉन्स की, आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा हूँ मैं, और सेम फंक्शन आपका यहाँ पे रेलू यूज हो गया। अब 3 काफ़ी हैं, ठीक है। अगली बारी है आउटपुट लेयर की। आउटपुट लेयर में आपके पास बेसिकली यहाँ पे एक ही आउटपुट आनी है, ठीक है। 2 आपके पास मून्स है ना, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा कि या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसलिए आउटपुट लेयर आपके पास एक ही होगी, तो एक न्यूरॉन यहाँ लिख दिया है। और एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट लेयर पे 2 ही होते हैं, अगर समझना है तो कोई सिग्मॉइड या सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। तो मैंने सिग्मॉइड ले लिया, आप सॉफ्ट मैक्स कर लेना, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों से, ठीक है। सिग्मॉइड आ गया तो ये आपकी क्या हो गई, एक न्यूरल नेटवर्क तैयार हो गया यूजिंग कोडिंग। इनपुट लेयर, 3 हिडन लेयर, और आखिर में आउटपुट लेयर। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने मॉडल को एक नाम देना है। मैंने कह दिया NN, NN का मतलब न्यूरल नेटवर्क, और MLP, ये मैंने क्या बनाया है, एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाया है। तो टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहा जाता है। अगर कहीं लिखा हो MLP यानी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, तो आप समझ जाना कि एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी कहीं बुक में या कहीं भी किसी इंटरव्यू में पूछी जाती है कि MLP क्या होता है डीप लर्निंग में, तो आपने उसको कहना है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन बेसिकली ऐसी लेयर को कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूरॉन हो। हाँ जी, हिडन लेयर्स की वजह से होती है ऑब्वियसली। इनपुट और आउटपुट 2 लेयर होंगे तो वो मल्टी लेयर नहीं कहलाएगी। ऐसी लेयर, ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें हिडन लेयर्स हो, उसको मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहा जाता है। अगर आपके पास एक न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ इनपुट लेयर हो या सिर्फ आउटपुट लेयर हो, वो एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन नहीं है, ठीक हो गया। तो मैंने नाम दे दिया उसको कि MLP मॉडल मैंने बनाया, कोई भी नाम दे सकते हो आप, अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे कि लेट्स से कि अजर्स मॉडल, अजर्स NN मॉडल, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई है। अब मैंने 2 चीज़ों की बात और की थी कि मॉडल को कंपाइल करना आपने। कंपाइल बेसिकली एक ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पे हम ऑप्टिमाइजर्स देते हैं, लॉस फंक्शन देते हैं ताकि मॉडल का लॉस फंक्शन कैलकुलेट हो, ऑप्टिमाइजर लगे और बेहतर ट्रेनिंग हो सके उसकी। तो मैंने क्या कहा, ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडम, और एडम ऐसा है, जब समझ ना आया तो एडम लगा दो, ठीक है। और लॉस आपको पता चलेगा आपके डाटा सेट से। बाइनरी डाटा है, 2 क्लासेस हैं, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का आपका क्या लग गया, ऑप्टिमाइजर लग गया। और फाइनली मुझे एक्यूरेसी चेक करनी है, तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी, क्योंकि ये एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। अगर ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम होती तो मैं यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में एक्यूरेसी कैलकुलेट करता या मीन स्क्वायर्ड एरर की फॉर्म में। ये ज़रा डिफरेंस मालूम है ना आपको कि जब रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है तो आप एक्यूरेसी जो है वो एरर की फॉर्म में निकालते हो, ठीक है, जबकि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में इस तरह से मैट्रिक्स यूज होता है, ठीक हो गया। तो ये मेरा मॉडल तैयार हो गया है, और आखिर में मैंने कह दिया रिटर्न मॉडल, क्योंकि मैंने एक फंक्शन बनाया था। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरह से फंक्शन बन जाए, और उसके बाद मैंने कह दिया कि जो मेरा बिल्ट मॉडल है, जो इस मॉडल का नाम था, मेन नाम डेफिनेशन में जो लिखा था मैंने, उसको मैंने इक्वल कर दिया मॉडल के। मॉडल क्या है, ये वाला वेरिएबल, ठीक है। और जब बना लिया तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा मुझे समरी दिखा दो कि मैंने क्या बनाया, कुछ गलती तो नहीं हो गई। ट्रेनिंग करने से पहले न्यूरल नेटवर्क में लाजमी उसकी समरी चेक किया करो। अभी मैंने उसको ट्रेन नहीं किया, मैंने सिर्फ मॉडल तैयार किया है कि ये होना है, आगे जाके हुआ नहीं है अभी,
लेकिन मुझे क्या करे, पहले समरी दिखा दे। तो मॉडल डॉट समरी करूंगा मैं, तो मेरे पास समरी आ जाएगी कि भाई डेंस लेयर है, डेंस लेयर 1 यानी आपके पास 8 न्यूरॉन्स हैं, डेंस लेयर डेंस में 8 है, 1 में 4 है, 2 में 2 है और 3 में 1 है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इनपुट लेयर शो नहीं होती, वो अंडरस्टूड है। बाकी जितनी लेयर्स आप बनाओगे और उसी हिसाब से उसके पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे, जो कि पेपर में आपने खुद किए थे। ठीक है, कि अब ये डेंस लेयर में टोटल पैरामीटर इतने हैं, उसने खुद ही कैलकुलेट कर दिए। इसके बाद अगली लेयर के इतने हैं, उससे अगली के इतने, और उससे अगली के, और आखिर में वो खुद ही बता देगा कि टोटल पैरामीटर कितने हैं। तो इन सबको जमा कर देगा तो टोटल पैरामीटर आ जाएंगे, और इतने बाइट्स का डाटा कंज्यूम किया है आपकी हार्ड ड्राइव में या मेमोरी में। ठीक है, तो अभी क्या आया, समरी आ गई, और ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बनाया था यहाँ पे। अब अगली बारी है इसको ट्रेन करने की, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेथड 2 भी देख लो आप। अगर किसी को ये फंक्शन समझ नहीं आते तो एक तरीका और भी है, लेकिन उसके लिए आपने 2 लाइब्रेरीज को और इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहली लाइब्रेरी है TensorFlow.Keras import sequential, TensorFlow.Keras.layer import dense। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम सारी चीज़ें खुद से लिख रहे थे, अब यहाँ पे पहले लाइब्रेरी के तौर पे हमने ले ली, आगे जाके बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये फंक्शन समझ आता है तब ये सही है, नहीं आता तो इस तरह कर लो कि लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो पहले, और उसके बाद मॉडल को कह दो इज इक्वल टू सिक्वेंशियल, और यहीं पे नाम डिक्लेयर कर दो अपने मॉडल का, जो यहाँ पे आपने एंड पे किया था। ठीक है, मेथड 2 चल रहा है। और उसके बाद आपने मॉडल को क्या करना है, ऐड करना है, यानी आपने लेयर्स को ऐड करते जाना है। मॉडल डॉट ऐड, पहली लेयर कौन सी थी, 8। अब यहाँ पे ना इनपुट लेयर नहीं दे सकते आप, इनपुट लेयर को आपको पहली लेयर के अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा विद एन एट्रीब्यूट इनपुट शेप के नाम से। आपने लेयर 8 बनाई है आपने ये वाली, और इसी लेयर के आगे जाके आपने कह दिया कि इस लेयर से पहले इनपुट शेप ये थी 2 की। ठीक है, और एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा था, रेलू। ठीक हो गया, और उसके बाद अगली लेयर आपने डिफाइन की मॉडल डॉट ऐड डेंस, डेंस मतलब डेंसली कनेक्टेड है, 4 न्यूरॉन है, एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। और फिर उसके बाद मॉडल डॉट ऐड डेंस, 2 न्यूरॉन्स है, एक्टिवेशन फंक्शन आ गया। और फाइनली मॉडल डॉट डेंस आपकी आउटपुट लेयर 1, एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड। ठीक हो गया, एक तरीका ये है, एक ये है, जौन सा आसान लगता है आपको वो आप फॉलो करो। और उसके बाद ये लाइन सेम है जो लाइन मैंने यहाँ लिखी थी, मॉडल डॉट कंपाइल, ऑप्टिमाइजर और एंट्रोपी आ गई और मैट्रिसेस, ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन को बताना होता है एज एन ऑब्जेक्ट कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप समरी चेक करोगे, सेम समरी यहाँ पे आई थी जो यहाँ पे आई थी। ठीक है, अब अगली बारी है मॉडल को ट्रेन करने की, यानी फिट करने की। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक बनाना है हिस्ट्री के नाम से एक वेरिएबल। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो मॉडल ट्रेन होता है ना वो बेसिकली यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा होता है। इसको मैंने, आप कोई और नाम भी दे सकते हो, मैंने कह दिया हिस्ट्री, क्योंकि मुझे बाद में इसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि हुआ क्या था। ठीक है, और उसके बाद मॉडल डॉट फिट, सेम तरीका जैसे हम उसमें करते रहे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। अब आगे देना है आपने इपोच। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें और दे सकते हैं, बैच साइज, और जो मैंने पढ़ाया था ना कि अगर 1000 सैंपल हो या 2000 सैंपल हो तो बैच साइज क्या होगा, आइटरेशंस कितनी होंगी, और इपोच जो है वो एक कंप्लीट ट्रेनिंग को कहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सिस्टम डिसाइड इटसेल्फ, सिस्टम बैच साइज खुद डिसाइड करे, मुझे नहीं देना यहाँ पे, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो डिसाइड कर लेगा, लेकिन इपोच देना जरूरी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 50 इपोच चला दे, आपकी मर्जी है। ठीक है, इतने ज़्यादा देते नहीं है, अगर आपके पास डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में हो तो 50 या 10 होने चाहिए, क्योंकि उसी में ही आपका टाइम काफ़ी लग जाएगा। लेकिन ये डाटा बहुत स्मॉल है तो 50 अप्रोचेस ठीक है चल जाएंगे, मतलब 50 दफ़ा पूरा डाटा सेट मॉडल को ट्रेन करें, एक दफ़ा करें फिर दूसरी दफ़ा करें, पूरा डाटा सेट। ठीक है, अब वो बैच साइज खुद ही बना लेगा कि भाई हमारे पास 1000 है ना, तो 1000 के उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने सेलेक्ट कर ली कि भाई 250 होंगे, 4 दफ़ा होंगे, और 250 करके उसने मॉडल को ट्रेन कर देना, या जिस तरह उसको सही लगेगा। मैंने यहाँ पे अपोज साइज आप दे सकते हो, आप लिखोगे कॉमा बैच साइज अंडरस्कोर बैच साइज, और आगे अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकते हो कि इतना बैच साइज रखे फिर अपोज बनाए। लेकिन मैं कहता हूँ सिस्टम डिसाइड इटसेल्फ, तो वो खुद ही कर लेगा। अब जब इसको रन करोगे ना तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला अपोज चलाएगा, आपको पूरा दिखाएगा कि पहला अपोज चल गया है, उस पर इतना टाइम लगा है, इतनी उस टाइम एक्यूरेसी आई और इतना लॉस आया। हमेशा स्टार्टिंग में लॉस बहुत ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे अप्रोचेस चलते जाते हैं, फिर दूसरा अप्रोच चलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा मॉडल लर्न करेगा चीज़ों को,
और लॉस कम होता चला जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। और इवन कि 50 अप्रोचेस पे आप देखोगे कि 80% 90% तक आपकी एक्यूरेसी पहुंच गई है। अगर नहीं पहुंची तो आप क्या करो, उसके अप्रोचेस थोड़े से और बढ़ा दो नेक्स्ट दफ़ा, ताकि आपको मज़ीद एक्यूरेसी मिल जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये चीज़ कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है कि आपकी एक्यूरेसी अगर फ़र्ज़ करो 95% है तो वो 95% पर रुक जाएगी, हर दफ़ा उतनी रहेगी। तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र चेंज करने की ज़रूरत है या एक्टिवेशन फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ना आप खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ पे रेलू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या किस तरह से होगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है। आपके पास मॉडल ट्रेन हो गया, एक्यूरेसी आ गई, मेरे केस में 90 आई थी और लॉस आया था 0.2 का, यानी 20% का लॉस आ गया, 10% का लॉस आ गया सॉरी, और 90% जो है वो उसकी एक्यूरेसी आ गई। और उसके बाद ये जो हिस्ट्री का मैंने बनाया ना, इस हिस्ट्री में एक और सब एट्रीब्यूट होता है हिस्ट्री का। आप कोई और भी नाम दे सकते हो यहाँ पे ABC, तो उसमें एक एट्रीब्यूट होता है हिस्ट्री का। उसमें क्या होता है, कुछ की वैल्यूज़ होती हैं। की वैल्यूज़ कौन सी होंगी, वही लॉस और एक्यूरेसी। मैंने उसको यहाँ प्रिंट करवाया, उसने बता दिया कि लॉस है, एक्यूरेसी है। मैंने उसको प्लॉट करना है कि उसने किस तरह से जो है ना हिस्ट्री को, मतलब एक्यूरेसी को ऊपर लेके गया है और किस तरह से लॉस को नीचे लेके आया है, बेस्ड ऑन अप्रोच साइज, कि आपका अप्रोच किस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्यूरेसी नाम का एक बनाऊंगा वेरिएबल, उसमें हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री, ये वाला हिस्ट्री ये है और ये उसका सब एट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये वाला एक्यूरेसी कौन सी वैल्यू, ये। और इसी तरह से लॉस का बना दूंगा मैं। ठीक है, और दोनों को बारी बारी मैंने प्लॉट करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना। प्लॉटिंग आपको आती है, PLT डॉट प्लॉट एक्यूरेसी और PLT डॉट प्लॉट लॉस। ये उसका टाइटल दिया है और ये फिगर दिए, क्या जाके फिगर शो हो जाए, और यहाँ पे टाइटल लॉस का दे दिया और फिगर को दोनों को शो करवा दिया। तो वो बता देगा कि पूरे मॉडल में आपकी एक्यूरेसी इस तरह से जो है वो ऊपर गई है और लॉस जो है वो डाउनवर्ड इस तरह से है। ये जस्ट एनालिसिस के लिए होता है, समटाइम इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको अगर आपको एनालिसिस करना है उसको विजुअलाइज फॉर्म में कि किस तरह से एक्यूरेसी बढ़ी है, किस तरह से लॉस नीचे आया है, तो ये उस तरह देखने के लिए। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे बेसिकली आपका मेन मॉडल कंप्लीट होता है। अब क्या करते हैं, अगली चीज़ क्या होती है, एवेल्यूएशन और प्रेडिक्शन। ठीक है, जो हम ट्रेनिंग करते रहे, तो एवेल्यूएशन किस पे की जाती है, हमेशा टेस्टिंग डाटा पे, क्योंकि ट्रेनिंग डाटा पे तो हमने मॉडल को ट्रेन किया ना। तो इसमें क्या करेंगे, मॉडल डॉट एवेल्यूएट और टेस्ट कर लेंगे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे। इसकी भी एक एक्यूरेसी होगी, लॉस होगा कि कितना आपके पास वैल्यू आई है। अब प्रिडिक्ट करने की बारी है। प्रिडिक्ट करते हैं, हमेशा ये सवाल कल भी आया था MCQs में कि प्रिडिक्शन किस डाटा सेट पे की जाती है, तो वो एक्स टेस्ट पे करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, वाई प्रेड कह देंगे, और वाई प्रेड की वैल्यू वाई टेस्ट से मैच कर लेंगे कि कितनी उसने एक्यूरेसी दिखाई है। तो मैंने कह दिया वाई प्रेड इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और आगे एक्स टेस्ट के ऊपर ले लिया, और यहाँ मैंने कह दिया कि वाई प्रेड की पहली 3 वैल्यूज दिखा दे, क्योंकि डाटा सेट बहुत बड़ा है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो मैंने कह दिया पहली 3 वैल्यूज, तो उसने पहली 3 वैल्यूज दिखा दी जो प्रिडिक्शन की थी उसने, इसकी बेस पे। समझ आ रही है ये चीज़। और उसके बाद मैंने वाई टेस्ट की पहली 3 वैल्यूज को कंपेयर कर लिया, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 0.05 इज नियरली इक्वल टू 0 और ये भी नियरली इक्वल टू 0। 0.9 इज नियरली इक्वल टू 1। तो उसने ऑलमोस्ट 90% के हिसाब से करेक्ट प्रेडिक्शन की है। ठीक है, तो ये हमारी प्रेडिक्शन हो गई है। क्लियर है। तो इस तरह से आपके जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल थी। कल हम प्रॉपर एक एग्जांपल करेंगे डाटा सेट यूज़ करके, जिसका नाम है एमनिस्ट। वो एक डाटा सेट है जिसमें 60,000 इमेजेस हैं। हर इमेज में तकरीबन लेट से कह लो कि आपके पास 0 से 10 तक का एक डाटा है कि 0 काफ़ी लोगों ने इस तरह लिखा है, कुछ ने इस तरह लिख दिया, कुछ ने इस तरह लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास 60,000 इमेजेस हैं। ठीक है, उन इमेजेस के ऊपर हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे इसी तरह से सेम, और देखेंगे हमारी क्या एक्यूरेसी आती है। अच्छा, आगे ना हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं जिसे कहा जाता है फीचर स्केलिंग। मिसाल के तौर पे आपके पास डाटा सेट है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। ऐसा कॉलम 1 है, कॉलम 1 में कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि 25 से 50 के दरमियान है। कॉलम 2 में कुछ वैल्यूज़ हैं जो 1 से लेकर 9 के दरमियान है। कॉलम 3 में कुछ वैल्यूज़ हैं जो 100 से 1000 के दरमियान है। अब देखो इन तीनों का ना स्केल डिफरेंट है। इसका स्केल क्या होगा 25 से 50 के दरमियान, इसका स्केल क्या होगा 1 से 9 के दरमियान, और इसका होगा 100 से 1000 के दरमियान। मशीन लर्निंग में ये चीज़ मसला नहीं करती है आपको ना, तो आप क्या करते हो, सिंपल रिग्रेशन लगाते हो, वो खुद ही चूज़ कर लेता है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क में ना आपने इनपुट लेयर बनानी होती है सेम स्केल पे। अगर वहाँ पे
मल्टीपल कॉलम्स का स्केल डिफरेंट होगा तो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन नहीं होगा। रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, इन तीनों का स्केल सेम जो है ना, साइज एक जैसा करना है। तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है डाटा नॉर्मलाइजेशन, कि डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया गया है 0 से 1 के दरमियान। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइब्रेरी हमारे पास sklearn में एक फंक्शन मौजूद है जिसको कहते हैं मिन मैक्स स्केलर, ठीक है। और मिन मैक्स क्या होता है, 0 से 1 के दरमियान तीनों कॉलम को रीस्केल कर देता है। ये बात समझ आइए किस तरह से रीस्केल करेगा, कि 25 से 50 को भी रीस्केल कर देगा, 0, 0.1, 0.2 इसको रीस्केल कर देगा। स्केलिंग चेंज हुई है ना। स्केल क्या होता है बेसिकली, स्केल क्या होता है, एक स्केल ये होता है कि आपकी इस वैल्यू को स्केल अप कर दिया जाए या स्केल डाउन कर दिया जाए, तो उसको कहा जाता है। अब ये ग्राफ बनाए हैं आपने 12वीं क्लास में, ग्राफ बनाना आते हैं सबके। तो ग्राफ में हम क्या करते थे, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। तो वो क्या करते थे, हम स्केल ले रहे होते थे कि हमने खुद से एक स्केल डिफाइन किया कि आपका ग्राफ का पेपर जो होता है उसका एक बॉक्स इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, या जो भी आपने उस पर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो ये क्या करते थे, ये स्केलिंग कर रहे होते थे हम। इसी तरह से हम इन तीनों कॉलम को 0 से 1 के दरमियान स्केल करेंगे ताकि हमारी सारी स्केलिंग सेम हो जाए और फिर हम न्यूरल नेटवर्क का मॉडल लगाएंगे। तो मैं आपको बेसिकली आज ना एक PDF सेंड करूंगा, उसमें रिग्रेशन की मॉडल भी हमने यूज़ की हुई है। मैंने यहाँ नहीं करवाई क्योंकि आगे सारा सेम ही होता है, तो रिग्रेशन हमने अच्छी तरह से मशीन लर्निंग में की हुई है। तो बस उसमें एक फंक्शन मैंने यूज़ किया था क्योंकि उसकी स्केलिंग सेम नहीं थी। तो स्केलिंग बेसिकली आपको डाटा नॉर्मलाइज करके की जाती है, ठीक है। अब डाटा दो तरह का होता है। अब डाटा फर्ज करो, एक तो हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं और दूसरा होता है डाटा स्टैंडर्डाइजेशन। ये बेस करता है, ये कैसे आपको नॉर्मलाइज करके दे रहा है 0 से 1 के दरमियान, ये स्केल करके देगा यूजिंग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। समटाइम डाटा इस तरह का होता है कि आपको ये वाली स्केलिंग सूट नहीं करती, आपके पास एक्यूरेसी बेटर नहीं आती, तो उस सूरत में आप ये वाली स्केलिंग करोगे। ये कौन सी स्केलिंग होती है, यूजिंग मीन और स्टैंडर्डाइजेशन। इसका फार्मूला डिफरेंट यही है, ये आपके पास नॉर्मलाइज का फार्मूला है और ये वाला जो है फार्मूला आपका स्टैंडर्ड का है, ठीक है। तो फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, आप लाइब्रेरी यूज करो sklearn की और उसमें आपके पास एट्रीब्यूट आपको मिल जाएगा। तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, एक तरह से स्केल हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हम रिग्रेशन में कर रहे होते हैं या फिर जब हम मॉडल में इनपुट लेयर को सेट करना चाह रहे हो तब कर रहे होते हैं। आगे करेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। ये लेक्चर है आज का। लेबल इनकोडिंग डिफरेंट होती है। लेबल इनकोडिंग होती है कि आपने अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। कह सकते हो, किसी हद तक कह सकते हो कि आपने अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें ऑलरेडी नंबर्स हैं, हमने उसको किसी और स्केल पे सेट करना है बस, ठीक है। जैसे आप ग्राफ पेपर में ये काम करते रहो 12वीं क्लास में, अगर आपने चैप्टर 11 फर्स्ट ईयर का पढ़ा है मैथ का, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, इसको 0 से 1 के दरमियान रीस्केल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कि आपने 50 वो क्या करेगा, सबके डिफरेंस निकालेगा, तो डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं हम फार्मूले के बेस पे। तो डिफरेंस निकालेगा और उसको डिवाइड कर देगा, तो आपके पास मुख्तलिफ इंस्टेंसेस पे वैल्यूज आ जाएंगी, तो वो डाटा रीस्केल हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ आया ये आज का लेक्चर, ईजी था। तो न्यूरल नेटवर्क इसी तरह बनते हैं।